इंग्लैंड इंग्लैंड में जाकर के भंते जी ने संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण किया तो बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, बहुत कुछ स्थापित किया, बहुत कुछ उनके माइंड में होगा, बहुत कुछ उनके मन में होगा, किस तरह से उतारा जाए। तो भंते जी वहां पर ये 89 का उनका जो है प्रबोधन है, शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं भंते जी। तो जब वहां पर उन्होंने परिस्थितियां देखी, क्या थी, वहां पर जो केंद्र बना लिया उन्होंने। केंद्र में जो धम्मचारी रह रहे थे, अपने आचरण के हिसाब से, जो बौद्ध आचरण पद्धति है उसके हिसाब से अपने जीवन को काटने लगे। जब उस हिसाब से रहने लगे और वहां की व्यवस्था को देखा उन्होंने, पारिवारिक अपनी स्थितियां देखी, बच्चों को देखा उन्होंने, तो जो शिक्षा वो सीख रहे थे केंद्रों के अंदर और जो बच्चे उनके पढ़ने जा रहे थे विद्यालयों के अंदर, उस शिक्षा में और इस शिक्षा में बहुत अंतर था। वो विचारने लगे, जो धम्मचारी गण थे। अधिकतर हमारे यहाँ जैसी परिस्थिति नहीं है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। ये तो भला हो बाबा साहब का, जिन्होंने महिलाओं को हिंदू कोड बिल में कुछ अधिकार दिए। अंग्रेजी शासन का भला हो, जिन्होंने महिला लड़कियों की उम्र को बढ़ाया, शादी की उम्र को बढ़ाया। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड के अंदर जो है बच्चे जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होते नहीं हुए, तो जो संघ से जुड़े थे, भंते जी से जुड़े थे, उसमें बहुत सारे अविवाहित थे जिनका विवाह नहीं हुआ था। 30 साल के, 35 साल के, 40 साल तक के वो थे बैचलर, और कुछ पारिवारिक भी थे। तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि जो हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बौद्ध जीवन पद्धति पढ़ रहे हैं, भंते जी उनको पढ़ा रहे हैं, और बौद्ध जीवन पद्धति को जब हम पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं संस्थाओं में जाकर के, उस शिक्षा में और इस पद्धति में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। उस शिक्षा से हम जो है बौद्ध जीवन पद्धति को नहीं अपना सकते, और वही चीज आपके यहां पर भी, हमारे यहां भी वही चीज है। और यहाँ तो उसका बहुत विभत्स रूप है, विकृत विकृत रूप है, बहुत ही विकराल रूप है। आज देख लिए शिक्षा किधर जा रही है। अरे हमको तब भी पढ़ाया जाता था कुछ नैतिक शिक्षा, लेकिन आज नैतिकता के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो बौद्ध जीवन पद्धति कैसे स्थापित हुई, वहां पर जब केंद्र में चर्चा चली, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे अपने विद्यालय स्थापित नहीं होंगे, तब तक जो है ये शिक्षा स्थापित नहीं हो सकती। और यही शिक्षा है कि हमारे जीवन को विकसित कर सकती है, यही शिक्षा हमारे जीवन को शांति में कर सकती है, यही समृद्धि की तरफ ले जा सकती है पूरी तरह से, और कोई शिक्षा नहीं है। भाई और बहनों, अगर हम पीछे देखते हैं थोड़ा मुड़ करके, ज्यादा इतना जानकार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटियों के अंदर तक्षशिला का नाम आता है। गूगल पर सर्च मारिए, आप देखिए, आप तक्षशिला का नाम आता है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी कब थी, तो तक्षशिला का नाम जो है भगवान बुद्ध के समय में आता है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो मैं समझता हूं शायद 3री और 4थी शताब्दी के बीच में बनी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो भगवान बुद्ध तथागत के टाइम में काम कर रही थी। जीव कहां पढ़ा था, तक्षशिला के लिए पढ़ा था, तक्षशिला में पढ़ा था। इसका मतलब है कि उस समय भी हमारा जो है बुद्ध धर्म जो है जिस तरह से चल रहा था, बुद्धिज्म चल रहा था, जो बुद्ध शासन था, बुद्ध की जो जीवन पद्धति थी, जीवन जीने की जो रास्ता था, वो उस समय यहाँ स्थापित था। और वो कहां से आया हुआ था, वो रास्ता आया हुआ था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता कब की है, तकरीबन आज से 5000 साल पहले की। तो 5000 साल पहले भी हमारी पद्धति कैसी रही होगी,
क्योंकि अगर उस भाषा को पढ़ लिया जाए, जो वहां पर अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर उस भाषा को पढ़ लिया जाता तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सिद्ध हो जाती, और कोई आदमी अपनी सभ्यता को छोड़ करके दूसरी सभ्यता को क्यों पुरानी निकालेगा। इसलिए उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया। आज हम कह सकते हैं बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने, कि उस भाषा को पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत भारी इनाम रखा है कि जो भी व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता को जो भाषा है, जो उसकी जो लिखावट है, उसको पढ़ेगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। क्यों कि वो सभ्यता और दक्षिण भारत की सभ्यता एक मिल गई है। जो वहां के खंड है दक्षिण भारत के और सिंधु घाटी सभ्यता के खंड रहे मोहनजोदड़ो के, वो जो है मिल गए, आपस में मिल गए, वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए इसका मतलब है कि हमारा बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म जो है बहुत ही समृद्ध था। बुद्ध से पहले भी बौद्ध धर्म मौजूद था। एक सवाल आता है आपके सामने, अक्सर सवाल आता है ये, आप उसका जवाब दे सकते हो कि भगवान बुद्ध के पहले यहाँ कौन सा धर्म था। तो आप जवाब दे सकते हो कि बौद्ध धर्म बुद्ध से ही नहीं आया, बुद्ध से पहले ही यहाँ पर बौद्ध धर्म था। और उसी को शुद्धोधन ने कहा था कि मेरा बेटा जो मूल धर्म है यहाँ का, उसको तलाशने के लिए निकला। इसलिए उन्होंने 5 व्यक्ति उनके पीछे भेजे थे, जो पंच परिव्राजक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसको लिखा गया है कि वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। 3 उसमें शाक्य थे और 2 कोलीय थे, लेकिन वो बमण थे। बमण का मतलब होता है विद्वान, जो अपने गृहस्थी को त्याग के चल देते, किसी काम के लिए निकल जाते। तो वहां पर उसमें 3 जो है शाक्य थे और 2 जो है उनके मातुल पक्ष के थे, माता के पक्ष के थे, यानी कोलीय थे, और 3 जो है उसमें शाक्य। इस प्रकार से वो चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा धर्म बहुत ही समृद्ध था। और उसी के हिसाब से जब ये बात इंग्लैंड के अंदर उठी, धम्मचारियों के बीच में, धम्म मित्रों के बीच में, उस केंद्र में उठी कि जो हमें पढ़ाया जा रहा, बौद्ध जीवन पद्धति जो पढ़ाई जा रही है और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे विद्यालयों में जाके, इसमें जो अब कोई समानता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें अपने स्कूल छोड़ने पड़ेंगे, अपने विद्यालय खोलने पड़ेंगे। तो भंते जी वहां पर जो है कुछ बातें रखते हैं। भंते जी बताते हैं कि हमें जो है बौद्ध विद्यालय स्थापित करने चाहिए। उन्होंने चर्चा करनी शुरू की, और इन विद्यालयों में जो दी जाने वाली शिक्षा है, उसका स्वरूप क्या हो, कैसी शिक्षा दी जाए। किसी की बाकायदा निष्कर्ष पर कोई भी नहीं पहुंचा, किंतु भंते जी कहते हैं मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है इसका। क्योंकि जब बड़े का उस पर स्तर पर काम किया जाएगा तो वो अकेले के लिए नहीं सोचता। बौद्ध कभी अकेले के नहीं सोचता है, वो संपूर्ण विश्व के लिए सोचता है। अकेला बौद्ध भले बैठा हो, लेकिन बौद्ध मार्ग जीवन जो है आपके लिए, पूरे विश्व के लिए सोचता है, अकेले के लिए कभी नहीं सोचता। तो भंते जी वहां पर कहते हैं कि मेरा भी विचार यही है और उचित विषय है। तो भंते जी वहां पर बता रहे हैं कि मुझे जो शिक्षा का उद्देश्य है, किस तरह से देखता हूं मैं, किस तरह से देखता हूं शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो भंते जी वहां पर बता रहे हैं कि पहला उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए कि व्यक्ति को कर्मठ बनाए, व्यक्ति को कर्मठ बनाए, जिम्मेदार बनाए, व्यक्ति को जिम्मेदार बनाए, और उस जिस समाज में रहता है उस समाज के योग्य बनाए, उस समाज में रहने के योग्य बनाए। तो समाज तो हम स्थापित कर लेंगे, लेकिन जब हमारे बच्चे उन्हीं विद्यालयों में पढ़ेंगे तो उनको शिक्षा क्या मिलेगी? उनका माइंड फिर भी वैसा का वैसा ही हो जाता है। बहुत कुछ वहां पर हमें मिलता है। हमारी तकरीबन 100 यूनिवर्सिटी, जिस समय यहाँ पर बुद्धिज्म का तकरीबन 100 यूनिवर्सिटी थी, इसमें से इस समय करीब मैं जानता हूँ
20 या 25 की खोज हो चुकी है यूनिवर्सिटी की, 20 या 25 की खोज हो चुकी है। तो बौद्ध धर्म बहुत ही इसमें समृद्ध था, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध। बनते जी कहते हैं पहला क्या बताया उन्होंने उद्देश्य शिक्षा का, कि व्यक्ति कर्मठ हो, जिम्मेदार हो, जिस समाज में रहता है उसके योग्य हो, उसमें रहने के योग्य बने। दूसरा वहां पर बताते हैं शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कि उसे ज्ञान का हुनर हो, उसे ज्ञान का हुनर हो, जिससे वो अपनी आजीविका को कमा सके। दूसरा उन्होंने बताया बंते जी ने कि उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान दिया जाए, ऐसा पढ़ाई किया जाए, ऐसा समझाया जाए कि वो अच्छी तरह से अपनी आजीविका को कमा सके। और तीसरा बंते जी यहां पर बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य उसे मदद करे, व्यक्ति की तरह उसे विकसित करे, व्यक्ति की तरह उसे विकसित करे। तो मेरे धम्मित्र भाई बैठे हुए, धर्मचारी बैठे हुए हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में व्यक्ति का सब एक शिविर होता है। व्यक्ति का मतलब है इंडिविजुअल, और व्यक्ति के वहां पर गुण बताए गए बहुत अच्छे। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा बता के मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो यहाँ पर व्यक्ति की तरह उसका विकास होना चाहिए। हम अभी व्यक्ति नहीं बन पा रहे, और जिस दिन व्यक्ति बन जाएंगे उस दिन जो बौद्ध धर्म का उद्धार हो जाएगा, उस दिन यहाँ पर बौद्ध समाज स्थापित हो जाएगा। इसलिए भंते जी कहते हैं कि उसका विकास जो है कैसा हो, कि व्यक्ति की तरह हो। तो भंते जी कहते हैं आगे कि शिक्षा का पहला उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को कर्मठ और जिम्मेदार बनाए, व्यापक समाज के योग्य जिसमें वो रहता है। हम भली भांति जानते हैं कि हम लंबे समय से औरों के बिना नहीं रह सकते। हम बचपन से एक समूह में रह रहे हैं, गुट में रह रहे हैं, हम नहीं रह सकते। और बचपन से हम चले आ रहे हैं उसी तरह से। बचपन में क्या होता है, बच्चों का क्या होता है आप जानते हैं। अभी हमारे बोधि प्रकाश जी बैठे हुए, बच्चे बड़े अहंकारी होते हैं। छोटे बच्चे बड़े अहंकारी होते हैं। अगर उनको गोद में नहीं लिया तो रिफड़ जाएंगे आप। अगर आपने उनसे बात नहीं की तो रोने लगेंगे। आप काम बिगाड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन उनको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। हा? वो दूसरे के अस्तित्व को नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं। क्या कहते हैं बच्चे को, भले वो राजा नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, राजा बाबू। लड़की को कहते हैं परी, हैरी, एंजिल, और बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन इसका मनोविज्ञान समझने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। छोटे बच्चों में इस जागृति का संचार करना होगा कि संसार में अन्य लोग भी रहते हैं। बच्चों में यह संचार हम नहीं कर पा रहे। कुछ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जापान के स्कूलों का वो ले रहा था, मैं गूगल पर तलाश रहा था, तो वहां पर आपको स्कूल के अंदर कोई सफाई वाला नहीं मिलेगा। 5वीं तक वहां पर कोई आपको लेखनी नहीं मिलेगी, स्कूल के अंदर किताब नहीं मिलेगी, कॉपी नहीं मिलेगी, स्लेट नहीं मिलेगी, बच्चे को कोई अक्षर नहीं सिखाया जाता। लेकिन 5वीं तक क्या सिखाया जाता है बच्चे को, उसका मनोविज्ञान समझ के उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको खेल सिखाया जाता है, उसे बर्ताव सिखाया जाता है, उसे सफाई सिखाई जाती है। 10 साल का होते होते बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मां से खाना नहीं मांगता, घर से जाके वो अपने आप बनाता है, रसोई में जाके अपना खाना खुद बनाएगा, अपना बिस्तर खुद लपेटेगा, अपना बिस्तर खुद लगाएगा, ये सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, बच्चे के पीठ पर इतना वजन ला दिया जाता है कि जितना बच्चे में वजन नहीं हो, बच्चे की कमर। तो भंते जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उनको सिखाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा कि आपके अलावा भी कोई यहाँ पर और भी रहते हैं जिनकी भावनाएं वैसी ही हैं जैसी उनकी हैं। बच्चों को
क्या होता है, दो और लो। क्या हम नहीं करते ऐसा? हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, दो और लो, यही तो कर रहे हैं। तो ये लेने और देने की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किस तरह से हमको चलाना है आगे। बहुत अच्छी एक कहानी आती है भगवान बुद्ध के टाइम की। भगवान बुद्ध रास्ते पर जा रहे हैं, कुछ बच्चों का झुंड है गांव के बाहर, वो शोर मचा रहे हैं बच्चे। किसी के हाथ में डेला है, किसी के हाथ में लकड़ी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और क्या हो रहा है वहां पर, एक कौवे की टांग जो है एक रस्सी में बांध रखी है, उसको कौवे को बांध रखा है और कौवा चीख रहा है बुरी तरह से। भगवान बुद्ध पास पहुंचे बच्चों के, बच्चों ने कहा कि बच्चों से पूछा ये क्या कर रहे हो भाई? तो वो पीड़ा दे रहे थे उनको, क्या कहते, चुप हो गए। तब भगवान बुद्ध बोले उन बच्चों से कि अगर ऐसा आपके साथ किया जाए तो कैसा लगेगा? सोचिए, ऐसा अगर आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बच्चों का उत्तर था नहीं। तो इस दिशा में बुद्ध ने कहा कि हमें ऐसा व्यवहार किसी के प्राणी के साथ नहीं करना चाहिए। जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को यहाँ पर जो मध्यम मार्ग का हमें शिक्षा देनी चाहिए, वो मध्यम मार्ग की हमारे पास शिक्षा है नहीं, वो शिक्षा हमारे पास है नहीं। ये शिक्षा हम अपने विद्यालय में दे सकते हैं स्थापित करके, अपने घरों में हम बच्चों को ज्यादा पढ़ा नहीं सकते। स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे दूसरा जो उद्देश्य है भंते जी कहते हैं शिक्षा का, कि लोगों को ज्ञान और हुनर सीखना चाहिए। वास्तव में आज देखता हूं, मुझे हंसी आती है, खुद भी हंसी आती है, मुझ पर भी हंसी आती है, कोई बात नहीं, मैं भी डिप्लोमा करके आया हूं। वास्तविकता यह है कि एम टेक किया हुआ, बी टेक किया हुआ, आईआईटी से निकला हुआ इंजीनियर अपनी गाड़ी का, फोर व्हीलर का पहिया नहीं बदल सकता। उसे हम क्या कहते हैं, ये इंजीनियर है। एमबीबीएस एमडी किया हुआ डॉक्टर निकला हुआ एक इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो हम क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है। क्यों नहीं? कि वो ट्रेनिंग है ही नहीं। और इसलिए हमने क्या किया है, बाबुओं की एक फौज पैदा कर दी है, बाबुओं की एक फौज पैदा कर दी है। जो भी चाहता है मुझे टेबल मिल जाए, कुर्सी मिल जाए और लिखने के लिए कलम मिल जाए, मुझे काम नहीं करना पड़े। इंजीनियर बन गया हूं मैं, ठप्पा इंजीनियर का लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं करना है। मैं सर्विस करता था ईएमई के अंदर, आप जानते हैं, काफी मेरे साथी जानते होंगे। बिजेंट टैंक मेरे यहां पर अपग्रेड हो रहा था। एक इंजन आया हुआ जर्मन का, एक इंजन आया हुआ किर्लोस्कर का, एक इंजन L60 जो है बिजेंता का था। तीन इंजन थे और तीनों इंजन में उसे अपग्रेड करना था। कौन सा इंजन सही है कौन सा नहीं, तो एक टीम आई हुई थी जर्मन की, और जर्मन की टीम के अंदर सुपरवाइजर, ऑफिसर लेवल और वर्कर, तीनों लेवल थे। लेकिन जब वो टैंक के अंदर जाते थे उस इंजन को फिट करने के लिए, तो तीनों ही जाते थे और तीनों ही काम करते थे। हमारे यहाँ के किसी इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्या बोलते हैं उसको, सुपरडेंट इंजीनियर, किसी से ये करवा लो कि एक दीवार पर जो है सीधी ईंट रखते नहीं जानता वो कैसे ईंट रखी जाती, क्योंकि हमने बाबू पैदा किया। तो हमको हुनर सीखना चाहिए। भंते जी यहीं पर कह रहे हैं कि ज्ञान तो हमें मिला, बौद्धिकता हमारे अंदर आई, लेकिन हम वास्तव में हुनर हमने नहीं पकड़ा। हमने हुनर कौन सा पकड़ लिया, टालने का। हमने बाबूगिरी सीख ली। बाबूगिरी बहुत अच्छी बात है, वो सीख ली। तो भंते जी यहां पर कहते हैं जिसे वे संसार में अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चला सके।
आजीविका तो चली चलेगी जब आपके पास हुनर होगा। हुनर आपके पास है नहीं, जब हुनर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर आप भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार यहां से पैदा होता है। जब काम मुझे नहीं आता तो मैं काम को टालूंगा, किसी को पकड़ूंगा, इधर से इधर का टालूंगा, उधर से उधर टालूंगा, इसका मतलब मैंने भ्रष्टाचार चालू कर दिया। भ्रष्टाचार वहीं से पैदा हो गया। कहां से? विद्यालय से पैदा होने लगा। तो उसकी व्यक्तिगत योग्यता और प्राथमिकताओं में लापरवाह होकर समान शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और ये जो है बाकायदा जापान के अंदर मौजूद है। बुद्धिस्ट देशों में, कई देशों में ऐसा मौजूद है कि 5वीं तक बच्चे को जो है वो लिखाई पढ़ाई नहीं देते। बच्चे का टैलेंट देखते, किधर जाना चाहता है बच्चा, खेल खेल में उसका टैलेंट देखे और फिर उधर ले जाते। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा जाना पढ़ना चाहता है आर्ट साइड, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, लेकिन पापा कहता है कि नहीं तुझे इंजीनियर बनना है। बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर, लेकिन तुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है कि नहीं तुझे डॉक्टर नहीं बनना, तुझे इधर राजनीति में जाना है। जबरदस्ती उसको ठेला जाता है। उसका नतीजा आज हमारा देश भुगत रहा है। उसका ही नतीजा आज हमारा देश भुगत रहा है। तो ये जो है बनते जी आगे कहते हैं कि जो है लोगों को शायद कोई कानून में जाना चाहे, कोई चिकित्सा में जाना चाहे, कोई किधर जाना चाहे, उधर उसको जो है जाने दीजिए, उसको जो है उस साइड में जाने दीजिए, तो उसका पूरी तरह से विकास होगा। वो मन लगा के अपना शिक्षा ग्रहण करेगा और उसका विकास होगा। लेकिन हम उस पर थोपते हैं। तो क्षमताओं के हिसाब से उसका जो झुकाव है, उसका आधार उधर हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, और ऐसा हम नहीं करते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि लोग ज्ञान और हुनर को परंपरागत हों और उन्हें स्वयं अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रोत्साहित करें। कौन सी आजीविका? जो बहुत महत्वपूर्ण है, आष्टांगिक मार्ग का 5वां अंग है, जिसको कहते हैं सम्यक आजीविका। उसकी उस कमाने की तरफ बढ़ेगा। कब बढ़ेगा वो? कि जब उसके पास हुनर होगा, उसके पास ज्ञान होगा, उसका तब बढ़ेगा। अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अन्यथा क्या होगा फिर? वो जो है भ्रष्ट आचरण की तरफ चला जाएगा, और वो जो है क्या करेगा कि जो है समाज के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। समाज में अपना बहुत ही गलत असर पड़ेगा उसका। और इसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आर्थिक परिस्थितियां और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस पर दबाव डालती हैं, भ्रष्ट समाज पैदा कर देती हैं। स्वच्छ और न्यायपूर्ण समाज किसी को इस तरह की अपनी आजीविका कमाने पर मजबूर नहीं करता। सम्यक आजीविका को कमाने के लिए एक बुद्धिस्ट समाज ही जो है प्रोत्साहित करता है। बाकी दूसरा कोई भी समाज उसको इधर प्रेरित नहीं करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नैतिक समाज के लिए कार्य करना चाहिए। पंते जी कह रहे हैं हमें नैतिक समाज के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने अंदर तो नैतिकता व्याप्त करनी है, धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। आप देख रहे हो भंते जी ने अकेले शुरू किया था और तकरीबन कितने देशों में आज ये रन कर रहा है, क्योंकि नैतिकता के ऊपर है। आगे भंते जी कहते हैं शिक्षा का तीसरा उद्देश्य कि बौद्ध दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ये तीसरा उद्देश्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का विकास करने में मदद करना है। जो हमारी सामर्थ्य है हम उसको नहीं पहचान पाते। पहचाने कहां से? कि हम अपने जागृत ही नहीं है। हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम किधर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है। कैसे किया जाए पता ही नहीं है। यह विकास सर्वांगिक हो। ये नहीं कि एक अंग का आपने विकास कर लिया, नहीं, हर तरफ से विकास होना चाहिए। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, कोई सा क्षेत्र हो, हर तरह का विकास होना चाहिए। और फिर जो आप अपने ऊपर लागू कर रहे हो तो इसमें भी सर्वांगिक विकास हो। अगर एक अंग आपका विकसित हो गया और दूसरे अंग विकसित नहीं हुए तो क्या होगा? आपका शरीर बेडौल हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, देखने लायक नहीं रहेगा।
तो हर अंग का पूरी तरह से विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व का हर पहलू में इसमें शामिल होना चाहिए। जो हमारा व्यक्तित्व है उसका हर पहलू में इसमें समाहित होना चाहिए, हर पहलू। उदाहरण के लिए ऐसा न हो कि जिसमें बौद्धिकता तो हो लेकिन उसमें शरीर शामिल ना हो। जिस प्रकार से हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्या जो हम बोल रहे हैं, क्या हम इसका आचरण कर रहे हैं, क्या हमारा शरीर इसके अंदर शामिल है। अगर हम आनापानसति आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हम उस आनापानसति का लाभ ले पा रहे हैं, अनुभव ले पा रहे हैं, हम उसमें अंतर जा सकते हैं, गहराई में उतर सकते हैं, उतर रहे हैं क्या? अगर नहीं उतर रहे हैं तो इसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। बहुत लोग कहते हैं बुद्ध एक बार कहते थे और लोग जो है श्रोतापन्न बन जाते थे। क्यों? कि वो अपने आचरण में उतार लेते थे। हम जो है सुनते हैं और यहां से नीचे नहीं उतर पाता, गले से ऊपर रहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन यहां से नीचे नहीं उतार पा रहे, तो इसीलिए आगे विकास नहीं हो पा रहा। तो बनते जी कहते हैं यहां पर इसमें बौद्धिकता तो हो लेकिन शरीर शामिल ना हो, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई मायने नहीं है। तो हम इस पर थोड़ा ध्यान दें। क्या दें? तो इसमें पहला इसमें जो चरण है तीसरा जो दिया है उन्होंने भंते जी ने, कि जो बौद्ध दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का विकास करने में जो मदद करता है, उसका पहला जो पहलू है, हम क्या करते हैं कि अपना शारीरिक विकास पर हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा शरीर भी सही रहेगा, विकसित होगा, तो हमारा सब कुछ सही रहेगा। शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, मजबूत हो, स्वस्थ हो, हाँ, और इसका विकसित हो। और इसको मजबूत हम कैसे कर सकते हैं? तो खेल कूद से कर सकते हैं, हम व्यायाम से कर सकते हैं। बहुत सारे विधि दे रखी है अपने शरीर को मजबूत करने के लिए। इसके लिए खाना भी अच्छा चाहिए हमको, एनवायरमेंट भी हमको अच्छा चाहिए। इस प्रकार से हम जो है आगे चल सकते हैं। तो इसके लिए संघ के अंदर आपको पता ही है बहुत विभिन्न प्रकार के व्यायाम बताए जाते हैं। आपको चिकन करवाया जाता है सुबह उठ के। जो हमारा नियम है शिविरों के अंदर, उसको आप शिविरों में जाके देख सकते हैं और उसको अपनी जिंदगी में अगर सही हिसाब से सहेज के रख सकते हैं तो हम आगे और अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। स्वयं के लिए विचार करना सीखना और औपचारिक शिक्षा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यह जीवन के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर पश्चिम में और भारत के पहलू में बहुत अंतर है, वो भंते जी यहां पर बता रहे हैं। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का तीसरा पहलू, दूसरा पहलू जो है क्या है कि हम जो है बौद्धिकता की शिक्षा, अर्थात सिर्फ रटना नहीं है, किताबी कीड़ा हमको नहीं बनना है। दूसरा पहलू जो है, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। असल में जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, उस पर चिंतन किया जाए। तो बार बार ये जो है आपको प्रवचन में सुनने मिलता है कि भले थोड़ा सुनो लेकिन उस पर चिंतन अधिक करो। और हम चिंतन नहीं करते, जिसका कारण क्या होता है कि हम वस्तुओं चीजों को सही हिसाब से नहीं पकड़ते, सही हिसाब से हम सही के नहीं रख सकते, हम याद नहीं कर पाते। इसलिए यह पहलू बहुत ही अच्छा है। तीसरा यहां पर बनते जी कहते हैं सर्वांगीण विकास के लिए तीसरा पहलू है भावनाओं की शिक्षा। ये भावनाओं की शिक्षा, किसी की शिक्षा का यह पहलू स्वयं पर छोड़ दिया जाता है। हम स्वयं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर अधिकारपूर्ण ध्यान सामान्यतः तभी दिया जाता है जब कुछ गलत हो जाए, जब कोई मानसिक और भावना रूप से इस हद तक परेशान हो जाए कि उसको मनोचिकित्सक को दिखाया जाए। हम जो है ज्यादा चिंता नहीं करते। भारत के अंदर वास्तव में ऐसा ही है, हम अधिक चिंता नहीं करते यहाँ पर जब तक वो परेशान पूरी तरह से नहीं हो जाता। एक और महत्वपूर्ण मार्ग बताते हैं बनते जी, क्या बता रहे हैं?
सामान्य मानव मित्रता के माध्यम से भावनाओं का विकास होता है। हम क्या हैं? सामाजिक हैं, और समाज में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े हैं, किससे जुड़े हुए? मित्रता से। और मित्रता से हमारी भावनाओं का आदान प्रदान होता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे हमारी भावनाओं का विकास होता है। और ये जो है, इसमें जो है महाविद्यालय का, विद्यालय का, स्कूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके जो पहलू होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मित्रता हम वहीं से सीखते हैं। इसलिए ये बनते जी विचार कर रहे हैं, वहां पर जो इंग्लैंड में विचार चल रहा था कि अपने विद्यालय होना चाहिए, जो जो हमारे जो शिक्षा है, बौद्ध जो जीवन पद्धति है, उसके हिसाब से हमारा शिक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी शिक्षा इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है, इससे अलग जा रही है। इसलिए वहां पर यह काम चल रहा है। लोग कभी कभी ऐसी मित्रता विकसित कर लेते हैं जो बहुत वर्षों तक टिकी रहती है। आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जहां आप नहीं जानते थे वहां पर आपने मित्रता विकसित कर ली। एक छोटे से प्रयास से, जो दिल्ली से ये प्रयास चल रहा है, आपने बड़ी मित्रता जो है इसमें विकसित कर ली। आप कहीं भी मिल जाते तो तुरंत पहचान ले, तो ये बोधि प्रकाश है, ये जो सुशीला जी है, ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने, तुरंत पहचान ले, तो जहां भी मिल जाते जुड़ गए एक दूसरे से। कभी कभी ये मित्रता जीवन पर्यंत कायम रहती है, और वहां पर भावनाएं हमारी और क्लोज हो जाती हैं। वहां विचार हमारे दो के बजाय अकेला हो जाता है, विचार दोनों इकट्ठे होकर के एक हो जाते हैं। आप किसी से भी बात कर सकते हो मित्र के रूप में, कोई भी आपसे बात कर सकता है। किसी को आप में रुचि हो सकती है, आपको किसी में रुचि हो सकती है। कोई आपसे परेशान नहीं हो सकता। अगर मित्रता हो गई, कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे सुखी हो या दुखी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। आपकी भावनाएं, आप अपनी भावनाओं को बांट सकते हैं, अपने विचारों को खोल सकते हैं, कह सकते हैं, और इसमें मित्रता बहुत ही विकसित हो जाती है। हमारी मित्रता और गहराई में चली जाती है। और अगर आपकी भावनाओं की सही देखभाल नहीं हुई तो वे क्या हो जाएंगी? अशिक्षित रह जाएंगे। वो जो है अशिक्षित रह जाएंगे, उनको शिक्षित नहीं कर पाएंगे। लोगों की भावनाएं क्यों अशिक्षित हैं? इसलिए कि बड़े शहरों में इतनी हिंसा और गुंडागर्दी है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही। पढ़ाई तो मिल रही है, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रही। भावनाओं की शिक्षा तब सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावनाओं की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावनाओं की शिक्षा कहां मिलेगी? त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के शिविरों के अंदर मिलेगी। आपको वहां से चले जाइए, आपको देखिए किस तरह से इसकी शिक्षा मिलती है, किस तरह से हमारी मित्रता विकसित होती है। चौथा, बंदे जी बता रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का चौथा पहलू क्या है? क्या सौंदर्य शास्त्र और कलात्मक शिक्षा, जिसका निकट संबंध भावनाओं की शिक्षाओं से है। तो संघ, इस संघ के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। उनमें एक आता है, आध्यात्मिक जीवन में यह संघ जो है कला को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक जीवन में यह संघ जो है कला को बढ़ावा देता है। आप संघ के सराइन आपने देखी होंगी, अभी परिषद करके आ रहे हो, सराइन वहां पर देखी, कितनी महत्वपूर्ण सराइन थी, कितनी विशाल सराइन थी, और कितनी आकर्षक सराइन थी। देख सकते हो, संगीत हम सीख सकते हैं, वाद्य हम सीख सकते हैं, शिल्प तो पहले बता दिए वहां पर, शिल्प सीख सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन के अंदर ये भी बहुत जरूरी है। निबंध लिखना, कविताएं लिखना, गाथाएं लिखना, बोलना,
ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। जो हमारी भावनाओं से क्लोज है, ये सारी चीजें, ये हमारी भावनाओं से क्लोज है, इनको हमें विकसित करना है। पांचवा अंग, बौद्धिक शिक्षा का पांचवा अंग, बुद्ध शिक्षा का पांचवा अंग क्या है कि ये नैतिक पहलू से संबंध रखता है, हमारे नैतिक पहलू से। हमारा आचरण बहुत ऊंचा होना चाहिए, हमारे बाबा साहब जैसा आचरण होना चाहिए, बुद्ध के आचरण जैसा होना चाहिए, भंतेजी के आचरण जैसा होना चाहिए। तो हम पंचशील का आचरण करते हैं, मित्र बने हैं आप सभी। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं पंचशील का पालन करता हूं। हम अपने ऊपर विचार कर सकते हैं, क्या वास्तव में हम पंचशील का पालन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में हम विचार कर रहे हैं? चिंतनीय है, चिंतन कर सकते हैं। और छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम रूप से हम आध्यात्मिक विकास की ओर जाते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब क्या कह रहे कि आपका अंतिम ध्येय जो है बुद्ध धर्म को ग्रहण करना है, बुद्धिस्ट बनना है। और बुद्धिस्ट भी कैसा बनना है? 100%, 99.9999। बंते जी वही कह रहे हैं। और बंते जी ने एक लाइन और जोड़ दी कि अगर आप बुद्धिस्ट बने हैं तो इस जीवन में आपको कम से कम एक स्तर तो प्राप्त करना है, एक स्तर तो आपको प्राप्त करना ही चाहिए। श्रोतापन तो कम से कम आपको बनना ही पड़ेगा। क्या हम इधर काम कर रहे हैं? नैतिक विकास से प्राकृतिक रूप में उपजता, ये प्राकृतिक रूप से उपजता नैतिक विकास हमारा, लेकिन इसे हम विकास भी कर सकते हैं। विकास का मतलब है विकास कर सकते हैं, उगा सकते हैं, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। किसी धर्म विशेष से नहीं आएगा ये, किसी धर्म का अध्ययन कर रहे हैं आप, उससे नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि धर्मों में विकृति है। बुद्ध ने धर्म नहीं दिया, धम्म दिया है। धर्मों के अंदर विकृति है। बुद्ध के तत्वों को सीखना, विभिन्न सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, यह मेरा मतलब नहीं, यह वास्तव में धम्म सीखना नहीं है, यह केवल इसका आधार है। वास्तव में धम्म सीखना नहीं, यह केवल इसका आधार है। तथ्य रूप में विरोधाभासी तौर पर कोई यह केवल पकड़ा जा सकता है, आपको धर्म के आशय में पकड़ना है, और आप अन्य लोगों के प्रभाव के माध्यम से करते हैं। क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे? किसी के प्रभाव के माध्यम से, किसी के डर के माध्यम से, किसी के दबाव के माध्यम से तो नहीं कर रहे। क्या हम स्वतंत्र हैं अपने विचार के लिए? आपको सोचना है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है इसमें कल्याण मित्रता, जिसको आध्यात्मिक मित्रता कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू। ये आपको शिविर में जाके देख सकते हो। आध्यात्मिक मित्रता क्या होती है, कल्याण मित्रता क्या होती है, आपको बार बार यहाँ पर बताया जाता है। आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी बताते हैं, आदरणीय ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी बताते हैं, कई ब्रह्मचारी बताते हैं, हम भी बताते हैं, कल्याण मित्रता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो ये चीज हमें देखना है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। इस शिक्षा की, इस प्रकार की शिक्षा न होने से संसार भर के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। संसार भर के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके पास उससे उबरने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं बन रहे, कुछ और ही बनते हुए चले जा रहे। क्यों कि आज आप देख रहे हो छात्र और अध्यापक के संबंध टूट रहे हैं। अध्यापक पढ़ाना चाह रहा है, छात्र पढ़ना नहीं चाह रहा। छात्र पढ़ना चाह रहा है, अध्यापक पढ़ाना नहीं चाह रहा। आप अपने दैनिक जीवन में अच्छी तरह से देख सकते हो, जो विषय मुझे सीखना है वो मुझे मिल नहीं रहा, जो मुझे नहीं सीखना है वो मुझे मिल रहा है। टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। इसीलिए विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में दरार बढ़ती चली जा रही है।
इनको मिलने से उनकी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इसको नहीं मिलने दे रही। कभी कोई जोर आ जाता है, कभी कोई जोर आ जाता है। क्यों? कि बौद्ध उनकी जो शिक्षा है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा पद्धति थी, वो यहाँ से समाप्त कर दी गई, पूरे विश्व से ही समाप्त हो गई है। और नई शिक्षा नीति जो ला दी गई है, वो इस काबिल नहीं है कि दोनों में समायोजन कर सके। तो हमें इस पर थोड़ा विचार करना है। भंते जी की जो शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भंते जी ने हर पहलू के ऊपर विचार किया, चिंतन किया, बड़ी अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छी तरह से बताया है, बहुत सरल शब्दों में बताया है। तो भंते जी मात्र एक भंते नहीं थे, वे एक अच्छे दार्शनिक थे, एक अच्छे चिंतक थे, एक अच्छे अध्यापक थे। जो भी गुण आप तलाशेंगे वो हर गुण भंते जी के अंदर मौजूद है। तो आज हम जो है शिक्षा के पहलू के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। जो भंते जी का विजन था, थोड़ा सा जो बाबा साहब के लक्ष्य को देख करके भंते जी ने जो विजन रखा था, वो मैंने आपको सुनाया। आपने बड़े मनोयोग से बातें सुनी मेरी। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, साधुवाद। आपके अंतर्मन को मैं नमन करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्र संतोष गौतम।